नमस्ते दोस्तों मेरा नाम है नितिन पटेल। मैं एक सेफ्टी प्रोफेशनल हूँ और दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं फ्लिक्सबोरो डिजास्टर के बारे में। दोस्तों ये जो फ्लिक्सबोरो डिजास्टर है वो आज तक का सबसे बड़ा पीस टाइम एक्सप्लोजन यूके के अंदर दोस्तों हो चुका है। ये दोस्तों जो सबसे बिगेस्ट जो केमिकल डिजास्टर्स हम लोग गिनते हैं तो उसके अंदर एक फ्लिक्सबोरो डिजास्टर का भी नाम आता है। तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर आज आप जानोगे कि फ्लिक्सबोरो डिजास्टर क्या था, वो क्यों हुआ, उसके अंदर क्या गलतियां थी कि जिससे अपने को सीखना है कि वैसा डिजास्टर कभी दूसरी जगह ना हो। तो वो आज हम लोग डिटेल में दोस्तों डिस्कस करेंगे। दोस्तों फ्लिक्सबोरो डिजास्टर हुआ था 1 जून 1974। उस दिन सैटरडे था और शाम को करीबन 4:53 PM पे हुआ था। जब दोस्तों ये डिजास्टर हुआ उस टाइम पे 28 वर्कर्स वर डाइड और 36 वर्कर वेर इंजर्ड। दोस्तों जब फ्लिक्सबोरो डिजास्टर हुआ था तो उस एक्सप्लोजन की वजह से 6 माइल यानी कि करीबन 9.5 किलोमीटर रेडियस के अंदर जितने भी हाउसेस थे, करीबन 1800 हाउसेस थे एंड 167 बिजनेस प्रॉपर्टीज, वो सारी की सारी डिमोलिश हो गई थी दोस्तों। और पूरा कम्युनिटी में बहुत ही डिस्टर्बेंस आ गया था और जो प्लांट था वो पूरा जल के राख हो गया था दोस्तों। ये फ्लिक्सबोरो डिजास्टर जो हुआ था वो फ्लिक्सबोरो करके जो गांव है यूके के अंदर वहां पे हुआ था। आप नेट पे सर्च करोगे तो फ्लिक्सबोरो जो विलेज है उसका पॉपुलेशन 2011 में था 1664, यानी कि करीबन 1500, 1600, 1700 बस्ती वाला एक गांव है। वहां पे ये फ्लिक्सबोरो जो गांव है उसके अंदर नाइप्रो लिमिटेड करके एक कंपनी थी। नाइप्रो लिमिटेड जो कंपनी थी वो कैप्रोलैक्टम बनाती थी और उसका जो कैपेसिटी था 70,000 मैट्रिक टन पर एनम, यानी कि 70,000 मैट्रिक टन पर एनम कैप्रोलैक्टम बनाती थी। और जो कैप्रोलैक्टम बनता है वो रॉ मटेरियल होता है नायलॉन बनाने के लिए। आपको नायलॉन के यूज तो सबको पता ही होंगे दोस्तों। अभी थोड़ा बहुत प्रोसेस समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों जब भी हमको कैप्रोलैक्टम बनाना होता है तो उसका मेन जो बेसिक रॉ मटेरियल होता है बेंजीन होता है। बेंजीन से बनता है साइक्लोहेक्सेन और साइक्लोहेक्सेन जो होता है CX, उसका जब ऑक्सीडेशन होता है तो उससे बनेगा साइक्लोहेक्सेनोन और साइक्लोहेक्सेनोन, ये दोनों CX से बनेगा दोस्तों। तो ये जो नाइप्रो लिमिटेड जो कंपनी था उसके अंदर ये जो ऑक्सीडेशन वाला जो फेज था उसके अंदर दोस्तों 6 रिएक्टर थे और 6 के 6 रिएक्टर में जो उसकी कैपेसिटी थी वो 20 मैट्रिक टन CX अंदर उसके अंदर रहता था। और ये सारे के सारे ग्रेविटी फेड थे दोस्तों, यानी कि पहले एक रिएक्टर से जो निकलेगा वो सेकंड में थ्रू ग्रेविटी जाएगा, थ्रू सेकंड से थर्ड रिएक्टर में जाएगा, थर्ड से फोर्थ में जाएगा, फोर्थ से फिफ्थ और फिफ्थ से सिक्स्थ रिएक्टर में जाएगा। तो वैसे ग्रेविटी फेड ये सारे रिएक्टर थे दोस्तों। अभी दोस्तों थोड़ा बहुत हम लोग जो CX में जो बोल रहा हूँ साइक्लोहेक्सेन, उसका थोड़ा प्रॉपर्टी जान लेते हैं। CX एक बहुत ही डेंजरस फ्लेमेबल केमिकल है दोस्तों और उसका जो फ्लैश पॉइंट है वो -20 डिग्री फ़ारेनहाइट है, यानी कि क्लास A पेट्रोलियम में वो फॉल होता है। अगर हम पेट्रोल की बात करें तो पेट्रोल का फ्लैश पॉइंट होता है -43 और CX का है, साइक्लोहेक्सेन का है -20 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी कि ये पेट्रोल जैसा ही एक प्रोडक्ट है दोस्तों। और CX का जो फ्लेमेबिलिटी रेंज है वो 1.3 to 8.4% में आता है। CX का ऑटो इग्निशन टेम्परेचर है 260 डिग्री सेंटीग्रेड और उसका TLV यानी कि थ्रेशोल्ड लिमिट वैल्यू है 300 ppm। तो आपको CX कितना हजारस केमिकल है वो इससे आपको आइडिया आ गया होगा दोस्तों। अभी दोस्तों एक्सीडेंट क्यों हुआ, इतना बड़ा डिजास्टर क्यों हुआ, उसके बारे में थोड़ी जानने की कोशिश करते हैं। तो 1 जून 1974 में जब डिजास्टर हुआ था उसके थोड़े महीने पहले जो रिएक्टर नंबर 5 था उसके अंदर हॉरिजॉन्टली करीबन 6 फीट
लंबी क्रैक पड़ जाती है और उस क्रैक की वजह से वो रिएक्टर नंबर 5 के अंदर लीकेज शुरू हो जाता है। तो उस टाइम पे दोस्तों प्रोडक्शन का डिमांड बहुत ज़्यादा था, तो उस कंपनी के मैनेजमेंट ने ऐसा सोचा कि रिएक्टर नंबर 5 है उसको हम लोग निकाल देते हैं, ठीक है। और उसको जब हम रिपेयर के लिए उसको निकाल रहे, उसका मेंटेनेंस के लिए जब उसको निकाल रहे, तो उस टाइम पे हमारा प्रोडक्शन लॉस ना हो, तो हम लोग डायरेक्टली जो रिएक्टर नंबर 4 है उसका आउटलेट सीधा हम लोग कनेक्ट कर देते हैं रिएक्टर नंबर 6 के इनलेट से। तो रिएक्टर नंबर 5 है वो सीधा बाईपास हो जाएगा और जब तक वो मेंटेनेंस होके नहीं आता है तब तक हम लोग उसको ऐसे ही चलाएंगे। इससे दोस्तों प्रोडक्शन लॉस तो थोड़ा बहुत आएगा लेकिन प्रोडक्शन कंटिन्यू रहेगा दोस्तों। तो यहाँ पे जो मेन उन्होंने जो फोकस किया वो सीधा प्रोडक्शन पे किया, ना कि सेफ्टी के बारे में सोचा कि ये जो मॉडिफिकेशन कर रहे वो सही है या नहीं है, उस पे इन लोगों ने फोकस नहीं किया था उस टाइम पे। अब दोस्तों ये जो रिएक्टर के जो कनेक्टिंग पाइपलाइंस थे वो 28 इंच डाया की पाइपलाइन थी और जब ये डिसीजन लिया मैनेजमेंट ने कि रिएक्टर 4 को रिएक्टर 6 के साथ डायरेक्ट कनेक्ट करना है, तो उस टाइम पे उनके पास साइट पे 28 इंच की कोई पाइपलाइन अवेलेबल नहीं थी। उनके पास जो लाइन थी वो सिर्फ 20 इंच की थी। तो उन्होंने सोचा कि चलो इससे काम चला लेते हैं, पाइप तो है, थोड़ा बहुत डाया कम है तो क्या होगा। तो उन्होंने फिर एक फ्लेक्सिबल बेलो टाइप का एक डॉग लेग शेप का आप देख सकते हो वैसा एक कनेक्शन किया और रिएक्टर 4 को रिएक्टर 6 के साथ कनेक्ट कर दिया दोस्तों और फिर प्रोडक्शन चालू कर दिया। अब जब ये पूरा मॉडिफिकेशन हो रहा था उस टाइम पे वहाँ पे कोई मैकेनिकल इंजीनियर नहीं था दोस्तों। आप समझ सकते हो कि इतना बड़ा मॉडिफिकेशन चल रहा है, इतना नया कनेक्शन प्लांट के अंदर लगा रहे और वो कनेक्शन को समझने के लिए उसके अंदर जो फोर्स लगेगा, जो थ्रस्ट लगेगा, उसको समझने के लिए, जो डिजाइनिंग के लिए, जो कैलकुलेशन के लिए जो कॉम्पिटेंट पर्सन जो वहाँ पे एक इंजीनियर चाहिए, मैकेनिकल इंजीनियर, वो उस टाइम पे साइट पे था ही नहीं दोस्तों। और वहाँ पे केमिकल और इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स थे लेकिन कोई मैकेनिकल इंजीनियर नहीं था। तो ये जो पूरा काम हुआ वो अंडर नॉन क्वालिफाइड इंजीनियर्स, उस स्पेसिफिक काम के लिए जो क्वालिफाइड नहीं थे उन्होंने पूरा काम किया। दूसरी बात दोस्तों, ये जो पूरा इंजीनियरिंग किया तो उसके अंदर कोई प्रॉपर डिजाइनिंग नहीं किया था दोस्तों। एक रफ स्केच बना दिया, शॉप फ्लोर पे जो मैकेनिकल का जो वर्कशॉप था उसके चौक से स्केच बनाया कि ऐसा ऐसा हम लोग एक पाइप बनाएंगे और यहाँ से यहाँ कनेक्ट कर देंगे। तो वैसा डायरेक्टली एक रफ चौक स्केच से जो डिज़ाइन किया था वैसा एक पाइप बना के उन्होंने लगा दिया दोस्तों। कोई रिस्क असेसमेंट नहीं किया था दोस्तों। आप समझ सकते हो कि इतना बड़ा मॉडिफिकेशन हो रहा है तो उसके अंदर क्या हजार्ड्स है, कोई क्या हैजोब रिक्वायरमेंट है या नहीं है, कोई वहाँ पे ऐसा कुछ एनालिसिस नहीं किया था। सीधा एक रूटीन प्लम्बर जॉब समझ के इन्होंने सीधा कनेक्ट कर दिया था। और ये जब पूरा मॉडिफिकेशन किया गया तो कोई कंसिडरेशन, नो कंसिडरेशन वेर गिवन टू द बेंडिंग मूवमेंट और हाइड्रोलिक थ्रस्ट। ये जो पूरा डॉग लेग शेप के अंदर जो पाइप 20 इंच की जो लगाई थी उसके अंदर जो बेंडिंग आए थे, जो वहाँ पे थ्रस्ट लगने वाला था, उसका कहीं पे भी कुछ भी कैलकुलेशन नहीं किया था, उसका कोई कंसिडरेशन नहीं किया था। सिर्फ चॉक स्केच बना के एक वहाँ पे मॉडिफिकेशन डाल दिया था। एक रूटीन प्लम्बिंग जॉब इसको गिन के ये लोग चल रहे थे। और ये सब लगाने के बाद जब उसका लीक टेस्ट भी 130 PSI पे किया गया था, जब भी जो ऑपरेशन जो चलता है प्रोडक्शन, वो प्रोडक्शन का ही 125 PSI करीबन 8 to 9 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर पे वो उसका प्रेशर पे काम करता है सर वो रिएक्टर। और वहाँ पे विदाउट एनी स्पेसिफिक इन्वेस्टिगेशन ये पूरा एक्टिविटी कर दिया था। एक दूसरी मेन गलती ये थी कि अगर रिएक्टर नंबर 5 के अंदर इतना बड़ा क्रैक था 6 फीट लंबा, तो आपको दूसरे जो 5 रिएक्टर बच गए थे, रिएक्टर 1, 2, 3, 4 एंड रिएक्टर 6, उसके अंदर भी कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं किया था। तो ये दोस्तों कहने का मतलब कि यहाँ पे पूरा इंजीनियरिंग
गलती था दोस्तों, कोई वहाँ पे रिस्क एनालिसिस नहीं किया था, जो मॉडिफिकेशन किया गया था उसका कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं किया था, कोई डिटेल में इंजीनियरिंग ड्राइंग नहीं बनाया था, उसका जो 28 इंच की जगह जो 20 इंच की पाइप डाली थी उसका भी इन्होंने कैलकुलेशन नहीं किया था, सीधा ही वहाँ पे रूटीन प्लम्बिंग जॉब समझ के लगा दिया था दोस्तों। तो ये बहुत ही पूरा बहुत बड़ा गलती हुआ था और उसकी वजह से जैसे ये पाइपलाइन लगाया, ऑपरेशन शुरू हुआ और उसी टाइम पे फिर लीकेज होता है और पूरा बहुत बड़ा एक्सप्लोजन हो जाता है दोस्तों। एक बात ऐसा था कि जो सैटरडे था और शाम को करीबन 5 बजे के आसपास हुआ था, तो वहाँ पे लोग बहुत कम थे। जो भी लोग कंट्रोल रूम के अंदर थे वो पूरा ब्लास्ट हुआ, कंट्रोल रूम का पूरा वॉल टूट गया और सारे के सारे 28 लोग ये थे वो ऑन द स्पॉट डेथ हो गए थे दोस्तों। तो इससे अपने को मेन ये सीखना है कि अगर हम लोग कोई एक्सप्लोजिव, कोई हम लोग ऐसे जो केमिकल यूज कर सकते हैं कि जिसके अंदर एक्सप्लोजिव होने के चांसेस है, तो आपका जो कंट्रोल रूम एरिया है, आपका जो वर्क एरिया है, दैट शुड बी मेड फ्रॉम ब्लास्ट प्रूफ वॉल। अगर ऐसा कोई बड़ा ब्लास्ट होता है तो आपका कंट्रोल रूम है, दूसरे इक्विपमेंट्स है, दूसरे जो मशीनरीज है वो डैमेज नहीं हो चाहिए, इसलिए आपको वहाँ पे ब्लास्ट प्रूफ वॉल भी दोस्तों बनाना बहुत ही ज़रूरी है। और ऐसा जब भी कोई मॉडिफिकेशन होता है तो वहाँ पे कॉम्पिटेंट इंजीनियर जो उस काम के लिए सही है उनके साथ ही वो काम करना चाहिए, नहीं तो ऐसे आस्ते दोस्तों होते रहेंगे। आशा करता हूँ दोस्तों आपको इस वीडियो में बहुत कुछ जानने को मिला होगा, एक रूट कोज आपको पता चला होगा कि इतना बड़ा डिजास्टर क्यों हुआ था। एक पूरी की पूरी कंपनी डिजास्टर हो गई थी, पूरी की पूरी कंपनी बंद हो गई दोस्तों उस एक्सीडेंट के बाद, और काफ़ी सारे प्रॉपर्टी लॉस हुए, काफ़ी सारे मेन जो 28 लोग मारे गए थे दोस्तों। मतलब आप सोच सकते हो कि उस जमाने में कितना बड़ा, और उस जो आग जल रही थी उसको बुझाने के लिए अगल बगल के काफ़ी सारे टेंडर लग गए थे उसको बुझाने के लिए, लेकिन वो आग है ना दिनों तक जलती रही थी। उसके बाद वो पूरा जब तक पूरा जल के राख ना हो गया तब तक दोस्तों वो फायर जली थी। थैंक यू दोस्तों, आशा करता हूँ आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा। ऐसे ही दोस्तों अगर आपको कोई दूसरे डिजास्टर के बारे में जानना है तो मेरे को कमेंट में लिख के बताइए, ताकि मैं उसके ऊपर भी आपको वीडियो बना के दोस्तों एक शेयर करूँगा नॉलेज पर्पज़ के लिए। और दोस्तों अगर आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर करिए ताकि उनको भी ऐसे सेफ्टी का नॉलेज मिलता रहे। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।